बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफाइन एंजाइम। एंजाइम में मोस्टली यूज टर्म सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा हमने देखा था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आज हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की खसूसियात क्या हैं। खसूसियात डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। 1878 में एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, विलियम कोहनी। उन्होंने एंजाइम के करैक्टर्स, एंजाइम की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, एंजाइम्स की कंपोजिशन की बात करें, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एंजाइम्स किस चीज़ से बने होते हैं। दे मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, हमने बोला था कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स जो फर्दर वो किस चीज़ से बल्कि बनी होती हैं, वो अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो किस तरह अरेंज होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग लीनियर चेन्स बना देते हैं। ठीक है, वो जो चेन्स होती हैं आपस में फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, एक ऐसी चेन है लंबी सी, उसको हम फोल्ड करते हैं जैसे हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं। तो सेम ऐसे अमाइनो एसिड जो है वो फोल्ड होकर 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3D मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन में हमने क्या देखा, हमने बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर हैं, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, और जो अमाइनो एसिड्स की कैसी है इसके अंदर स्ट्रक्चर, लॉन्ग और लीनियर चेन्स हैं जो फोल्ड हुई होती हैं ताकि 3D मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात वही डेफिनेशन वाली कि ये कैटलाइज्ड करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। कि वो कह रहे हैं कि जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस वाला रिएक्शन, उसको हम कैटलाइज्ड रिएक्शन बोलेंगे। कह रहे हैं कि वो मिलियंस टाइम फास्टर होता है किससे, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से, ऐसे रिएक्शन से जिसमें एंजाइम नहीं है। इसके अलावा हमारे उन्होंने साइड बॉक्स दिया हुआ है कि RNA का बताया हुआ कि RNA भी का बायोकैटलिस्ट है, बट इट डज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी बायोकैटलिस्ट हैं ऑलमोस्ट सबके सब प्रोटीन्स हैं, लेकिन एक ऐसा बायोकैटलिस्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ, डेट इज़ RNA। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन हमें आ जाता है कि एक्सप्लेन हाउ ऑल द बायोकैटलिस्ट आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो हमें बताना चाहिए कि RNA जो है ये वाहिद ऐसा बायोकैटलिस्ट है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास इसके करैक्टर है वो है इसकी एक्टिव साइट। जब हमने देखा कि एक एंजाइम है, साथ उसके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट जिस जगह पर अटैच हो रहा है, एंजाइम के सारे पोर्शन पे तो नहीं ना हो रहा, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन पर अटैच हो रहा है। ठीक है, जिस वो स्मॉल पोर्शन पर अटैच हुआ के हमने उससे बोलिए ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। हम इसको डिफाइन भी इसी तरह करेंगे, द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, जिस रीजन इज नाउन एज एक्टिव साइट। वो कह रहे हैं एंजाइम मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा पोर्शन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है डायरेक्टली, उसको हम बोल देंगे इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, इसके अलावा वो बात जो हमें कह रहे हैं वो कह रहे हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। ठीक है, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था, चैप्टर के लास्ट में भी हमारे पास टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने फंक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे नहीं होता कि दो एंजाइम है वो कुछ 4 काम करवा रहे हो, एक एंजाइम है वो 2 काम करवा रहा हो। हर एंजाइम जो होता है वो बड़ा स्पेशल होता है, उसे एक ही जो काम है वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो टर्म आ रही है वो इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। जो एंजाइम्स होते हैं इनका काम तो है कि इन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि रिएक्शन थ्रू आउट बॉडी सारी लाइफ होती रहने। जब रिएक्शन हो गया, हमें हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट मिल गई, उस रिएक्शन ने स्टॉप भी तो होना है ना, डिक्रीज़ भी तो होना है। तो जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिट होता है रोकने वाला, किसी चीज़ को स्टॉप करने वाला। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो रिएक्शंस को स्टॉप करवाते हैं। ठीक है, जब काम ख़त्म हो गया, जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो गई, तो उसके बाद एंजाइम से क्या करना है, उसको रोक देना है। इनहिबिटर्स स्टॉप और डिक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी, और एक्टिवेटर इसके बिल्कुल अपोजिट है एक्टिवेटर। ठीक है, हम बालों में डाई वगैरह लगाते हैं अपने हेयर्स में, या ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम वो पाउडर जो होता है एक्टिवेटर डालते हैं ना। तो एक्टिवेटर का काम क्या होता है, वो जो कोई चीज़ उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवा दे ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए। तो एक्टिवेटर से कब काम करना होता है, जब एंजाइम्स ने रिएक्शन करना होता है, हमें रिएक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो तब आके एक्टिवेटर्स ने उस रिएक्शन को इंक्रीज़ करवाना होता है। इसके अलावा हमारे पास है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स सब क्या हैं,
जब एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए प्रोटीन के अलावा किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत भी होती है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो आके कोई एंजाइम के साथ काम करता है उसको हम बोलते हैं ये कोफैक्टर है। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कह रहे हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम जो बाकी एंजाइम है ये दे नीड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, वो जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं ये कोफैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है कोफैक्टर की। दो टाइप से कोफैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक वो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, इनऑर्गेनिक वो जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी मॉलिक्यूल या एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। ऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल है फ्लेविन और हीन की, और इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फ्लेविन और जो हीन है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब हमने जो आगे एक्सप्लेन करेंगे वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को करेंगे। फर्दर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इनकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास कोएंजाइम और दूसरी हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप। अब ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है ये है तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो अब ये प्रोटीन के साथ जाके अटैच होंगे। उनके अटैचमेंट का जो वे है वो किस तरह से अटैच है उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर तो वो लूजली अटैच होंगे तो हम कहेंगे ये को एंजाइम है। ठीक है, ये देखिए को में ओ आ रहा है, लूजली में ओ आ रहा है। हम इससे हिंट याद रखेंगे कि जो को फैक्टर्स हैं वो को एंजाइम्स हैं वो लूजली अटैच होंगे। ठीक है, इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर आर लूजली अटैच विद एंजाइम दे आर कॉल्ड को एंजाइम्स। अगर वो टाइटली होंगे तो हम इसे कहेंगे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसके लिए भी हमारे पास हिंट है कि प्रोस्थेटिक में भी आई आ रहा है और टाइटली में भी आई आ रहा है। हम इसको भी याद रखेंगे, जो टाइटली बाउंड होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और जो लूजली अटैच होगा वो कोएंजाइम होगा। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं करवाएगा, वो कोएंजाइम करवाएगा। प्रोस्थेटिक तो बहुत ज़्यादा टाइटली उसके साथ अटैच है, लेकिन रिएक्शन का मकसद तो ये ना वो किसी चीज़ को आगे जाकर ट्रांसफ़र करेगा। तो जो इसके साथ इतना टाइटली अटैच होगा वो आगे ट्रांसफ़र थोड़ी कर सकता है, वो तो उसके साथ ही अटैच रहेगा। यहाँ पे जो वर्क करवाना है, जो फंक्शन करवाना है वो कोएंजाइम ने करवाना है। तो कोएंजाइम का फंक्शन ये भी एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोएंजाइम का फंक्शन क्या है। कोएंजाइम क्या करते हैं, ये लूजली अटैच होते हैं तो इजीली ये जाके चीज़ को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ से डिटैच होके। फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। ठीक है, कोएंजाइम्स का क्या काम है, इन्होंने केमिकल ग्रुप को एक एंजाइम से दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देना होता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कोएंजाइम्स की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फॉलिक एसिड, ये कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। ये जो राइबोफ्लेविन है, थायामीन और फॉलिक एसिड है, ये सारी की सारी विटामिन बी की टाइप्स हैं। विटामिन को बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि विटामिन बी की ऑलमोस्ट 12 टाइप्स हैं। इतनी ज़्यादा टाइप्स की वजह से हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई टैबलेट्स हम ले आए या सिरप वगैरह, उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है इसमें विटामिन बी की बहुत ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं। लास्ट हमारे पास इसका करैक्टर है मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन मेटाबॉलिक पाथवेज या व्हाट डू यू नो अबाउट मेटाबॉलिक पाथवेज। जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं मिलके, हर एंजाइम का वर्क तो अलग है, फंक्शन स्पेसिफिक है। हमने बोला कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन, लेकिन वो मिलके काम कर रहे होते हैं एक सीरीज़ में। एक एंजाइम ने काम किया, उसकी जो प्रोडक्ट बनी वो दूसरे को दे दी, दूसरे की जो प्रोडक्ट बनी उसने तीसरे एंजाइम को पास कर दी। ठीक है, एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। जब वो ऐसे मिलकर काम करेंगे एक सीरीज़ के अंदर तो वो एक पाथवे बना देंगे, पाथवे बोलते हैं किसी रोड को। ठीक है, ऐसी चीज़ यहाँ पे चीज़ें तरतीब से गुजर रही हैं। वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट, आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम। वो कह रहे हैं कि एक एंजाइम है वो अपने से पहले वाले की प्रोडक्ट लेता है और उसको सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, अगला जो है उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पर लेता है। जैसे ये देखें हमारे पास एंजाइम 1 है, ए हमारे पास कहेंगे प्रोडक्ट है, इसको एंजाइम 1 ने लिया, उसने कन्वर्ट किया इसको प्रोडक्ट में, और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है E1 की, इसको अगला जो है वो अपने सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा और उसको फिर कन्वर्ट कर देगा सी में। सी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी, लेकिन ये अगले के लिए प्रोडक्ट नहीं होगी, अगले के लिए ये सबस्ट्रेट का काम करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम्स।
कि एंजाइम्स यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। एंजाइम्स हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ब्रेविंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ तो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है क्योंकि ये बायो कैटालिस्ट है। लेकिन इसके अलावा हम इनको खुद से आर्टिफिशियली कहाँ कहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमारे पास फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स का काम ही क्या है, इन चीज़ों को तोड़ना है, स्पीड अप करना है रिएक्शंस को। तो ये जो स्टार्च हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको तोड़कर सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम वाइट ब्रेड और अपने बन्स वगैरह बनाते हैं बेकरी के अंदर, ठीक है। सेकंड यूज़ इसका क्या है, ये ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। ब्रेविंग इंडस्ट्री जो होती है हमारे मशरूबात वाली इंडस्ट्री, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे भी एंजाइम स्टार्च की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्टार्च को और साथ साथ किसकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन भी करवा रहे हैं, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय ईस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा ब्रेविंग इंडस्ट्री में कि एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को और प्रोटीन्स को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से उससे अल्कोहल प्रोड्यूस करवाएंगे। ईस्ट हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनाने के लिए प्रोड्यूस होता है। जब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे बायो टेक्नोलॉजी का चैप्टर, उसके अंदर ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड यूज़ हमारा कहाँ पे हो रहा है एंजाइम्स का, पेपर इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। क्योंकि हम देखें कितने पेपर यूज़ करते हैं, हमारी बुक्स, हमारे रजिस्टर्स, नोटबुक्स, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ठीक है, ये सारे पेपर। तो पेपर्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पेपर्स की बहुत ज़्यादा है। एंजाइम्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्च को तोड़ते हैं। फूड इंडस्ट्री में, ब्रेविंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम ने क्या किया, स्टार्च की ब्रेक डाउन की, ठीक है। यहाँ पे इसको इसकी लोअर विस्कोसिटी में तोड़ेंगे, ठीक है, उसकी हल्की सी शक्ल में, मतलब इसको हल्का कर देंगे। डेट यूज टू मेक पेपर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंजाइम्स को। इसके अलावा लास्ट जो हमारी बुक में डिस्कस है वो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो हम घर में सफाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सर्फ साबुन वगैरह, ठीक है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने 2 एंजाइम्स के फंक्शन बता दिए, एक प्रोटीएज का बता दिया है और दूसरा अमाइलेज का बता दिया है। प्रोटीएज एंजाइम जो है ये कैसे यूज़ होता है, ये प्रोटीन स्ट्रेन्स क्लोथ्स से उतारने के लिए, जो कपड़ों पर दाग धब्बे लगे होते हैं, स्ट्रेन्स लगे होते हैं, उनको तो हटाने के लिए हम प्रोटीएज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमाइलेज है वो हम उसका अपने डिश वॉशिंग में यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एक प्रोटीएज है, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन स्ट्रेन्स को क्लोथ से रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अमाइलेज है, अमाइलेज जो है वो डिश वॉशिंग में यूज़ होता है, स्टार्च रेसिड्यू को दूर करने के लिए।